देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खर्चे में अब कटौती होगी और इसी को लेकर सरकार फैसला कर चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र सरकार ने नई नियमित नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और भी कई खर्चों पर लगाम लगाई है। वित्त विभाग से करीब 300 करोड़ रुपए कटौती से बचाने की उम्मीद है। नई नियमित नियुक्तियां नहीं होंगी, नए पद भी सृजित नहीं किए जाएंगे। जिन विभागों में पद खाली है उनमें आउटसोर्स कर्मचारियों से काम चलाया जाएगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने खर्च कटौती के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के सलाहकारों को भी अग्रिम आदेशों तक कोई नया स्टाफ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने नए सरकारी भवन बनाने, गेस्ट हाउस बनाने पर भी रोक लगा दी है। कोरोना से जंग में बढ़ता खर्च, बिगड़ती जीडीपी, कम होता राजस्व बड़ी वजह है। विभाग में संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर नियुक्ति पर पाबंदी, आउटसोर्स से काम होगा। नए पद सृजन के केवल पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में ही छूट रहेगी। अफसरों की यात्रा अब इकोनॉमिक होगी। विज्ञापन प्रिंटिंग पर खर्च जो होता था उसको कम किया जाएगा। विदेश जाने की अनुमति अब नहीं होगी। नई योजनाएं जीरो बेस्ड बजट पर रहेंगी, यानी योजना की लागत का आकलन करके ही बजट तय होगा। सरकारी कार्यक्रमों का 5 स्टार कल्चर अब खत्म होगा। फिलहाल के लिए सरकारी भवन में ही सरकारी जो भी कार्यक्रम रहेंगे उनको आयोजित किया जाएगा। नए साल अन्य अवसर पर विभागीय कैलेंडर्स, डायरी और लेटर जो कि अब तक प्रिंट हुआ करते थे उन पर भी रोक लगा दी गई है। और देखिए देहरादून से खबर है अगली भी। खर्च में कटौती का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कटौती के सरकार के तरीकों के विरोध में कर्मचारी नियुक्तियां ना करके भी वेतन कटौती ठीक नहीं। बिजली चोरी रोकने के, जीएसटी घोटाले रोकने जैसे कदम उठाने चाहिए। बिजली का बकाया वसूला जाए। कर्मचारी संगठनों से भी राय ले सरकार। राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के महामंत्री अरुण पांडे ने बयान जारी किया है। कर्मचारी संगठनों ने की सरकारी फैसले की आलोचना। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा आज जो एक शासनादेश किया गया है जिसमें तमाम कर्मचारियों पदों के कटौती, वेतन के उच्चीकरण पर लगाई गई रोक जैसे तमाम कर्मचारी विरोधी कदम उठाने की तैयारी हो रही है, जिसके आदेश किए गए हैं। परिषद का आरोप है कि सरकार इस कोरोना महामारी की आड़ लेकर सरकार व शासन में बैठे हुए कुछ कर्मचारी विरोधी मानसिकता वाले लोगों के इशारे पर कर्मचारियों के उत्पीड़न पर उतारू है। पहले कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया, उसके बाद वेतन में 1 दिन की कटौती कर दी गई मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए बिना कर्मचारियों के उससे पूछे हुए। इसी प्रकार नई पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत 12% जो राज्यांश जमा होता था उसको 10% कर दिया गया। ऐसे तमाम सारे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में बहुत ही रोष है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार वह सारे सरल कदम उठाने पे उतारू है जिनसे कि वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अन्यथा परिषद व अन्य कर्मचारी संगठनों ने सदैव ये मांग की है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा जुड़ गए। फहीम, ये तो सरकार के लिए चिंता का विषय हो गया। पहला दबाव इस वक्त जो जीडीपी गिर रही है, जो इकोनॉमिक प्रेशर इस वक्त है उसके साथ डील करना, और दूसरा कर्मचारियों की नाराजगी। बिल्कुल पूजा, देखिए ये सरकार को इसमें बहुत संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है और शायद इसमें न देखें एक बारीक सा फर्क है। जो अभी सरकार ने खर्च में कटौती की बात की है तो इसमें जो फोकस है, यानी जो थोड़ा सा टेंड है ये फैसला, वो इस बात को लेकर के कि खर्चे बढ़े ना। जो खर्च हैं जितना चल रहे हैं वो तो चले ही, लेकिन खर्च आगे बढ़े ना, क्योंकि जो पद रिक्त हैं उनमें अगर नियमित नियुक्तियां होंगी या नए पद सृजित होंगे तो उसमें साफ तौर पर उसका खर्च बढ़ेगा। लिहाजा इसलिए सरकार का फैसला उस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है जिसको लेकर कर्मचारी नाराज हैं, वो एक तो ये कि जो वेतन भत्तों में कटौती है वो है, प्रमोशंस में कटौती है वो है, उसको लेकर के कर्मचारी नाराज हैं। और इसमें इन
जो ताजा फैसला है पूजा, इसमें भी ये प्रभाव पड़ेगा इसमें थोड़ा सा कि जो पुराने पद हैं और जो रिक्त हैं उनमें परमानेंट नियुक्ति ना होकर के आउटसोर्स करने की सरकार ने बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये शायद तमाम विधायक इसको लेकर के कर्मचारियों की नाराजगी है, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के सामने खर्चों में कमी करते हुए राजस्व को कैसे बढ़ाने एक चुनौती है, क्योंकि राजस्व कम हो रहा है और राजस्व घाटा को भी कम करना है। और अभी तक चूंकि वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था ये पूजा 2020-21 का मार्च से, और तब से लॉकडाउन चल रहा है और जाहिर सी बात है कि ये सरकार के सामने चुनौती है, क्योंकि उस तरीके से एलोकेट हो पाया, ना ही राजस्व आने की भी स्थिति स्पष्ट हो पा रही है, क्योंकि जो जहां से कमाई होनी है वो सारे रिसोर्सेज बंद हैं, आबकारी का उतना पैसा नहीं आ पा रहा है। तो तमाम सरकार के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को रखते हुए सरकार को फैसले लेने हैं। लेकिन मुख्य तौर पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कटौती की बजाय खर्चे ना बढ़े, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और फिलहाल जो बेवजह की कटौती, जो बेवजह के खर्चे हैं, मतलब जिनको कट किया जा सकता है, जिस तरीके से अभी इसमें है कि विदेश यात्राओं में कटौती की जानी चाहिए, जो ऑफिस के खर्चे होते हैं उनको कम करना चाहिए, जो जरूरी खर्चे हैं वही किए जाएं। तो ये दूसरी खास बात कि अधिकारियों की जो अब तक शाही जिंदगी आमतौर पर रहती है सरकार में कामकाज को लेकर, उनकी उस शाही जिंदगी पर भी फिलहाल कैंची चल रही, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी क्लास में इनको ट्रैवल करना होगा, फिलहाल कोई विदेशी दौरा नहीं होगा, और जो अभी तक 5 स्टार होटल वाला खर्च था उस पर भी फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया गया है। बिल्कुल पूजा, देखिए अभी तक देखने में क्या आता था कि अफसर कई बार होता था कि उनको अगर अपना भी कोई काम है तो फिर वो ऑफिस का टूर लगा लेते थे। इस तरह के मामले भी पिछले दिनों होते रहे हैं। और दूसरा ये कि अफसर का, चूंकि क्लास 1 अफसर, क्लास 2 अफसर, उनके अपने खर्चों का एक मानक है, वो मानकों के हिसाब से भले ही उसको व्यवहार में ना लाए, लेकिन बिल उतने के जरूर लगते हैं, और बिल चूंकि लगते हैं और वो मानक भी है तो इसलिए उसको क्लेम भी, उस पर कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती विभागीय नियम अनुसार, लेकिन वो खर्च में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जब हम देख रहे हैं इसका अलग अलग खर्चों में जो कटौती होंगी इस फैसले के बाद में, तो बड़ा खर्चा है। और ये बड़ा खर्चा ही 300-325 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा है मोटे तौर पर जो आकलन है। तो ये अगर ये पैसा बचता है, फिर दूसरा योजनाओं में जहां योजनाएं जरूरी हैं वो बचती हैं, फिर नई नियुक्तियां नहीं होती हैं, तो तमाम पैसा सरकार का बच सकता है, जिस तरीके का आकलन है। क्योंकि अभी सरकार के ऊपर राजस्व ना मिलने की वजह से कर्ज उठाने का एक दबाव है। अब कर्ज और उठेगा तो कर्ज की सीमा और बढ़ेगी। आपके पास में बंशीधर भगत, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, जुड़ गए हमारे साथ में। बंशीधर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। आवाज पहुंच रही है सर? जी धन्यवाद। बंशीधर जी, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है उत्तराखंड में भी आजकल। जी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भी स्वस्थ रहें। बिल्कुल सर, अभी उत्तराखंड में थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुना है कि सरकार ने बहुत से खर्चों पर कटौती भी शुरू कर दी है। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से थोड़ा आर्थिक संकट सरकार के सामने आया है, तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है कि फालतू के खर्चे उनको कम किया जाए। तो अच्छा, उससे थोड़ा आगे व्यवस्थाओं में उसकी जरूरत पड़ेगी, व्यवस्थाओं में लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा ये कदम अच्छा कदम है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी सर इस बीच, क्योंकि वैसे तो जो ये योजना बनाई गई है, जाहिर सी बात है पहले इसके लिए रिपोर्ट तलब की गई होगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ये पूरा रोड मैप तैयार किया होगा, लेकिन फिर भी ये जानकारी मिल रही है कि कई अधिकारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे जो इतनी सारी कटौती गई हैं, क्योंकि इससे उनको बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप हम सभी जानते हैं कि एक हकीकत यह भी है कि आमतौर पर सरकारी खजाने को चूना सरकारी महकमे में बैठे लोग भी लगाते हैं। तो ऐसे में क्या ये बात उनको पच रही है? मतलब आपने कॉन्फिडेंस में लिया है क्या सरकार ने उन लोगों को भी? अब सरकार ने उनसे बात किया होगा, ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, मैं हल्द्वानी में हूँ। सरकार ने उनसे बात किया होगा। अब कॉन्फिडेंस में लेना न लेना, हर चीज में दो पहलू होते हैं। कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो मैं समझता हूँ जो सहमत हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है उनको भी परिस्थितियों को समझना चाहिए। जैसी परिस्थितियां हैं ऐसे में निश्चित रूप से जब सभी की कटौती हो रही है तो उनको भी थोड़ा बहुत जो फालतू खर्च है उसमें अंकुश लगाना चाहिए। अच्छा, आप क्योंकि खुद इस वक्त कमान संभाल रहे हैं उत्तराखंड की, आपके लिहाज से कुछ और विकल्पों पर कहाँ काम करना चाहिए सरकार को? लेकिन विकल्प, अब जो आवश्यक खर्चे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। धीरे धीरे उसमें सोच रहे हैं कि कौन कौन से अनावश्यक खर्चे हैं, तो उनको धीरे धीरे रोक लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा कदम। चलिए, शुक्रिया। गरिमा दसौनी जुड़ी हमारे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता।
गनीमत दसौनी जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और आप सरकार के फैसले को बखूबी जान ही रही हैं कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब सरकारी खर्चों में कैंची चलाई जाए। क्या रिएक्शन है विपक्ष का? बिल्कुल, देखिए जो फालतू खर्च है उसमें कैंची चलनी भी चाहिए और सम्मानित बंशीधर भगत जी ने काफी यहाँ पर अभी ज्ञान दिया और मैं उनको सुन रही थी ध्यान से। बंशीधर भगत जी से मेरा निवेदन है कि एक बार क्या वो जनता को बताने का कष्ट करेंगे कि सीएम केयर फंड में कितना पैसा है और वो पैसा कहाँ और किस रूप में खर्च हो रहा है। क्योंकि अगर आप जनता की जो कर्मचारी हैं वो जनता का ही हिस्सा हैं और उनके आप तनख्वाह में कटौती करते हैं, उनका डीए फ्रीज करते हैं बिना उनसे अनुमति लिए या बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए, तो फिर शायद इस देश का नागरिक होने के नाते उनके ये उनका हक बनता है कि वो जाने और पारदर्शिता होनी भी चाहिए लोकतंत्र में। हम सभी को ये हक है कि हम जाने कि कहाँ कितना पैसा लग रहा है और दायित्वधारियों पर जो फालतू खर्च कर रही है सरकार उसमें कटौती कर सकती है। ये कहीं पर मैंडेटरी नहीं है कि दायित्वधारियों को आप लंबा चौड़ा स्टाफ भी दें, आप गाड़ी घोड़ा भी दें, आप भत्ते भी दें, तो वहां पर भी कटौती की जा सकती है। और आपने सम्मान दे दिया, बहुत बड़ी बात है, आपने उन सभी को राज्य मंत्री स्टेटस दे रखा है, तो ये उनके लिए काफी होना चाहिए। और इस वक्त प्रदेश जिस आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे में जो जिस डबल इंजन की सरकार को और प्रचंड बहुमत को जिस आधार पर मांगा गया था कि केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी, तो जो जीएसटी में नुकसान हो रहा है, जो तमाम तरह के हमें रेवेन्यू जनरेट करने में नुकसान हुआ है, वो सारी बातें बहुत पुरजोर तरीके से उसकी वकालत करते हुए त्रिवेंद्र रावत जी को केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी चाहिए कि उत्तराखंड आज बहुत विकट आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। और जिस तरह के फैसले जो लिए गए हैं कि इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल होगा और जो भी फैसले हैं गरिमा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने शुरुआती जिक्र में ही कहा कि पहले जो सीएम केयर फंड में पैसा उसके बारे में जानकारी दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि सरकार के पास पैसा है लेकिन ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, ढकोसलेबाजी चल रही है कि अभी हमारे साथ इतने सारे क्राइसिस हैं और ये सब चीजें? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हठधर्मिता भी दिखा रही है, सरकार जो है तानाशाही रवैया भी दिखा रही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ में लोगों को प्रताड़ित करने का भी काम कर रही है। आप जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए वैसे ही जो महंगाई आज चरम पर है, आपने कमर तोड़ रखी है जनता की, पेट्रोल डीजल गैस से कोई राहत जनता को मिल नहीं रही है। तमाम एरिनाज में आप देख लीजिए कि महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो ऐसे में आप जब उनका डीए फ्रीज करते हैं, आप जब उनकी तनख्वाहों में भत्तों में कटौती करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार उनके ऊपर पड़ती है। ऐसे में आपको अपने जो सीनियर अधिकारी हैं, आपके जो सीनियर पदाधिकारी हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उनके साथ मशवरा करके कहीं ना कहीं इस स्थिति को सुधारना चाहिए और केंद्र सरकार से आपको मदद की गुहार लगानी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों के ऊपर अननेसेसरीली दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार की हठधर्मिता है, अगर आपके पास कमी है तो आप केंद्र से पैसा मांगिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस वक्त जो माहौल है उस लिहाज से जो इस वक्त परेशानियां हैं, उन परेशानियों के आधार पर हमने फैसला लिया है और ये फैसला ये लिया है कि फिलहाल कुछ जो अन्य आवश्यक खर्चे हैं उन पर कटौती की जाए, उन पर लगाम लगाई जाए, ताकि जो इस वक्त प्रेशर रहा है वो प्रेशर कम किया जा सके। लेकिन विपक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इस बीच इत्तेफाक कर्मचारी भी नहीं रखे जिनके ऊपर इस वक्त कैंची चल रही है खर्चों को लेकर। और टिहरी में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल चिंतित नजर आए। मुनी की रेती क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन टीम के साथ बैठक कर अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर प्रवासी बगैर क्वारंटीन सेंटर में वक्त बिताए पहाड़ पर नहीं चढ़ने चाहिए। दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे प्रवासियों को सबसे पहले मुनी की रेती क्षेत्र के होटल्स में क्वारंटीन करो। समय सीमा पूरी होने के बाद उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अपने अपने गंतव्यों को रवाना किया जाए। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में आंकड़ा लगभग 1500 हो चुका है और अब सोचिए, अब इतनी तेजी से जब आंकड़ों में इजाफा हो रहा हो तो नेताओं का चिंता होना तो बनता भी है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी आप नज़ारा देख रहे हैं। किसी भी कीमत पर पहाड़ ना चढ़े प्रवासी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस वक्त जो लोग प्रवासी वापस लौट रहे हैं वो प्रवासी पहले क्वारंटीन में समय बिताएंगे, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे और फिर पहाड़ों पर चढ़ेंगे। ये मुनी रेती क्षेत्र जो है
ये टिहरी जनपद का प्रवेश द्वार है और इसमें टिहरी गढ़वाल शुरुआत में तो पूरे गढ़वाल मंडल के, लेकिन अब टिहरी जनपद के विभिन्न राज्यों से आए हुए जो हमारे रिटर्नीज हैं, जो जिनको प्रवासी भी आप कहते हैं, उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, और उनको लगातार सैंपलिंग के माध्यम से उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसी के तहत करीबन 2800 से ज़्यादा व्यक्ति इन क्वारंटाइन सेंटर्स में आया है और जिसमें तकरीबन 192 के आसपास लोग पॉजिटिव भी निकले हैं। लेकिन स्थिति यह है कि जो हमने सार्वजनिक स्थलों पे, मसलन आश्रमों में, धर्मशालाओं में, स्कूलों में जो रखा हुआ है, तो उस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इससे एक से दूसरे व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ रही थी, तो मैंने ये निर्देश दिए हैं कि सारे व्यक्ति को होटल में ही, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जगह है, होटल्स में इनको शिफ्ट किया जाए ताकि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावनाएं कम हो जाएं। कोरोना काल में पौड़ी जिले में हजारों की संख्या में प्रवासी अपने घर वापस लौट चुके हैं और इन प्रवासियों के बच्चे अब सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए संबंधित शिक्षकों से संपर्क साध रहे हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि लॉकडाउन के चलते हजारों की संख्या में अपने घर पहुंचे प्रवासी अब अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालयों में कराना चाहते हैं। जहां कुछ समय पहले घटती छात्र संख्या के चलते सरकारी विद्यालयों को बंद करना पड़ रहा था, अब इन्हीं प्रवासी के बच्चे जिनका स्कूल में दाखिला होने के बाद अधिकतर विद्यालयों में छात्र संख्याओं में लगातार वृद्धि हो जाएगी। दूसरी ओर विभिन्न आवश्यकताओं के चलते जो लोग अपने गांव छोड़कर बाहरी क्षेत्रों में गए थे, ये सभी लोग रिवर्स माइग्रेशन कर अपने गांव वापस लौट रहे हैं। उनके वापस आने से जहां शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं की संख्या में इजाफा होगा, तो वहीं दूसरी ओर सूने पड़े गांव भी पूर्व की तरह खुशहाल हो जाएंगे। देखिए, ये जो आपदा आई है और जो लोग रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही, कि पहले पहाड़ से माइग्रेट करके बाहर गए थे और अब बाहर से फिर वापस अपने पहाड़ों में आ रहे हैं, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये है कि जो हमारे विद्यालय छात्र संख्या जहां पर न्यून होती जा रही थी, उनमें छात्र संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इस संबंध में मैं आपको एक रोचक तथ्य दूंगा कि हमारे नैनिक डांडा में एक गर्ल्स हाई स्कूल है डुंगरी, वहां की प्रधानाचार्य मीना रवि हैं। उन्होंने मुझे अवगत कराया कि सर जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं और वो उन्हीं के विद्यालय में क्वारंटाइन उनको किया गया है, तो वहां पर काफी पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों का एडमिशन अब हाई स्कूल डुंगरी में करवाने वाले हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जहां पर जिनको ये लगता है कि अब उनकी छात्र संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग बाहर से वापस अपने घरों को आ गए हैं और वो एडमिशन्स भी वहां पर के जो हमारे नजदीकी राजकीय विद्यालय हैं वहां पर करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि आगामी जो सत्र हमारा जब भी प्रारंभ होगा, हमारी छात्र संख्या कुछ बढ़ेगी।